बजटिंग में। तो उस टाइम पे क्या होता है, जो भी गवर्नमेंट लॉ बनाती है या लॉ पास करती है, गवर्नमेंट कंपनी को उसका पेनलाइज जो है भरना पड़ता है, मतलब उसकी पेनाल्टी के रूप में जो है लॉस या तो प्रॉफिट उनको झेलना पड़ता है। दैट दिस इज द टाइम अफेक्ट द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी। नाउ स्टैंड पॉइंट इज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ शेयर होल्डर। कम जो डिसएडवांटेज बता रहे हैं ना हम लोग, यहाँ पर डिसएडवांटेज पढ़ रहे हैं, डिसएडवांटेज ऑफ द कंपनी का पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर 10 पॉइंट में जो लिखा है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ शेयर होल्डर, मतलब ऐसे बहुत सारे सिलेक्टेड ग्रुप है, सिलेक्टेड ग्रुप मैनेज द अफेयर्स ऑफ द कंपनीज विथ म्यूचुअल कॉन्स्पिरेंसी, दे मेंटेन द होल्ड ऑफ द कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट। पूरा कंट्रोल करके रखते हो मैनेजमेंट के ऊपर। क्यों? क्योंकि कुछ जो है मैनेजर्स जो मैनेज करते हैं, कुछ सिलेक्टेड ग्रुप्स ऐसे होते हैं, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, फिर एक तो आपके सीईओ हो गए। तो ये जो अपर लेवल के जो डायरेक्टर्स रहते हैं, वो कंट्रोल करके रखते हैं मैनेजमेंट को। द शेयर होल्डर्स एंड deprived thus a justified representative in the board of directors, nor they get the genuine shares of the profit in the form of dividend। जो भी शेयर होल्डर शेयर खरीदते हैं, तो कुछ मैनेजमेंट को ऐसा होल्ड करके रखते हैं कि मैनिपुलेट करते हैं शेयर होल्डर लोगों को कि इस साल जो है प्रॉफिट नहीं हो पाया है, तो आप लोगों को कोई प्रॉफिट या डिविडेंड आपको नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर शेयर होल्डर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। मतलब जो कंपनी ने पैसा तो लिया शेयर होल्डर से, शेयर होल्डर ने पैसा लगाया उस कंपनी में, बट उनको प्रॉफिट के तौर पर, डिविडेंड के तौर पर उनको कुछ भी नहीं मिला। Then 11th is harmful for cottage industry। कॉटेज कंपनी, अगर कंपनी अगर बनाते हैं तो कॉटेज इंडस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। क्यों? बिकॉज ये छोटी इंडस्ट्रीज होती है। कॉटेज इंडस्ट्री आर इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया, बट ड्यू टू कंपनीज कॉटेज इंडस्ट्री कैन नॉट डेवलप। क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों के कारण जो छोटी मोटी जो कंपनियां हैं वो डेवलप नहीं कर पाती है। ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जिसको बोलते हैं। नाउ 12th पॉइंट इज कैपिटलिस्ट सिस्टम। कंपनी इज लाइक ए कैपिटलिस्ट सिस्टम। कंपनी जो है एक कैपिटलिस्ट सिस्टम टाइप है। सो ऑल द डिमेरिट्स ऑफ अ कैपिटलिस्ट सिस्टम आर इंक्लूडेड इन इट। अंडर दिस सिस्टम इकोनॉमिक डिस्पैरिटी इंक्रीजेस एंड कंज्यूमर आर एक्सप्लॉइटेड। कैपिटलिस्ट सिस्टम का मतलब होता है यहाँ पे जो है कंपनी जो है कैपिटलिस्ट सिस्टम तरीके से चलती है, और इसका सबसे पहला डीमेरिट सही है कि ये कैपिटलिस्ट सिस्टम से चलती है। कैपिटलिस्ट सिस्टम मतलब शेयर होल्डर वगैरह से पैसा लेके जो है ये अपना इकोनॉमिक को, अपने जो है मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को और कैपिटल को बढ़ाती है। ठीक है, मतलब इस तरीके से जो क्या होते हैं, कंज्यूमर एक्सप्लॉइट हो जाते हैं। नाउ 13 इज पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी बहुत ज्यादा आती है। इन companies functioning, political interference is too much. Directors of the company were always effortful to take the shelter of politics of their and company success। देखो, हर एक डायरेक्टर्स, कंपनी के डायरेक्टर्स ये चाहते हैं कि उनका जहाँ पे भी बिजनेस सेटअप हो, मतलब कंपनी सेटअप हो, वो बहुत ही सक्सेसफुल वे में चले। लेकिन कुछ कुछ पॉलिटिकल रीजन के कारण जो है वो कंपनी उस एरिया में डेवलप नहीं कर पाती है। फॉर एग्जाम्पल कुछ पॉलिटिकल इश्यूज रहते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट से रिलेटेड, कि कोई ये गवर्नमेंट जो है इस कंपनी को अपने स्टेट में नहीं स्टैब्लिश करने देना चाहती है। फॉर एग्जाम्पल एक कोलकाता में हुआ था। ओके, जो नैनो कार, जो आपने सुना होगा, नैनो कार का जो प्रोडक्शन है सबसे पहले जो है रिलायंस कंपनी ने वहां लगाया था। कहाँ लगाया था? कोलकाता में लगाया था। बट वहां पे कोलकाता के जो पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट है वो उन्होंने उनको वहां पे लगाने के लिए नहीं दिया। वहां पे पूरा मतलब जो है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो उनको उस टाइम पे बहुत बड़ा लॉस झेलना पड़ा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिकल जो सिस्टम था, इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा उस टाइम पे कर रहे थे। तो दैट इज अ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। देन 14 पॉइंट इज लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट। लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट में देखेंगे, इन द केस ऑफ इंडस्ट्रीज are in the large scale, then there should be enough scopes for employment, but in fact the condition are totally different. Due to mechanization few people get the employment। lack of employment के कारण, मतलब एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है यहाँ पे? रोजगारी। एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा आपको जो है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में जो है लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट होती है। बिकॉज फैक्ट इज दैट द कंडीशन टोटलिंग डिफरेंट। पूरा टोटलिंग इसका डिफरेंट होता है, क्योंकि मशीनरी मशीन्स बहुत आ गई हैं आप लोग के इंडस्ट्री में, है ना। जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है वो ह्यूमन एफर्ट से ज्यादा मशीन के ऊपर डिपेंडेंट हो गई है। तो जितना ज्यादा हो सके वो लोग रोबोटिक जो मशीन्स होती है उनको अपग्रेड कराती है, अपडेट कराती है अपनी फैक्ट्री में, और वहां पे ह्यूमन इफिशियंसी को कम करा देती है। ठीक है, तो यहाँ पर लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वहां पे
अराइज हो जाता है। क्यों? क्योंकि आदमी लोग का काम, जो ह्यूमन बींग्स का काम है, कौन कर रही है? मशीन कर रही है। तो यहाँ पे लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट चालू हो जाता है। नाउ 15 पॉइंट इज लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। There is lack of flexibility in the company organization. Sole trade and partnership can easily change their business. Company is bounded to do business as per the memorandum of association. देखो, lack of flexibility भी होती है यहाँ पे। तो किस तरीके से होती है? ऑर्गेनाइजेशन जो है, कभी सोल ट्रेड, कभी देखो, कभी पार्टनरशिप और सोल ट्रेड में वो चीज तो इजिली है, लेकिन कंपनी बिजनेस जब भी होती है तो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे एक इंसान का सिर्फ जो है काम नहीं रहता है, या किसी 10 पर्सन का काम नहीं रहता है। यहाँ पे शेयर होल्डर के ही अकॉर्डिंग जो है, और मैनेजमेंट और डायरेक्टर सीईओ के अकॉर्डिंग जो है वो कंपनी चलती है। तो फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे बहुत कम होती है। Now 16 point in conflict of interest. Conflict of interest may arise between both types of shareholder, equity and preference, between shareholder and debenture shareholders, between employees and management. देखो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स होता है किसके किसके बीच? कभी शेयर होल्डर के साथ, डिबेंचर होल्डर वाले लोग के साथ, कभी एम्प्लॉयज के साथ, मैनेजमेंट के साथ, कभी अपर लेवल के साथ, लोअर लेवल के साथ, मतलब अपर जो डायरेक्टर है उनके साथ, कभी लेबर लोग के साथ हो जाता है। तो यहाँ पे कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट होती जरूर है, बिकॉज एक बहुत बड़ी कंपनी में बहुत सारे लोग जब काम करते हैं ना, तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट डिस्प्यूट्स होते ही हैं। दिस हैज एडवर्स इफेक्ट द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पर जो है ओके। नाउ कॉन्फ्लिक्ट जो है यहाँ पे शेयर होल्डर, जैसे मैंने बताया, तो उसमें क्या होता है कि कंपनीज लोग के बीच जो है फंक्शनिंग करने में, जो स्मूथ फंक्शनिंग होती है कंपनी में, वो क्या हो जाता है? स्टॉप हो जाता है। ओके, एनी डाउट रिगार्डिंग दिस पॉइंट्स? किसी को भी कोई डाउट है? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 पॉइंट्स में किसी को भी कोई डाउट है? नो मैम। ओके, नाउ डिफरेंस बिटवीन कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कंपनी। यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी और डिफरेंस बिटवीन दिया हुआ है कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी का, इसको आप लोग रीड कर लेंगे। देन डिफरेंस अमंग द कंपनी, सोल ट्रेड एंड पार्टनरशिप, इसको भी आप लोग रीड कर लेंगे, डिफरेंस बिटवीन है। देन आफ्टर आई एम कमिंग टू दी पेज नंबर 80, प्लीज कम। आप लोग पेज नंबर 80 निकालोगे। So now this is page number 80. A company is an artificial person created by law. Company is basically a product of law. It is invisible and intangible, but its existence is except after its incorporation. It also get the artificial name, which becomes its identity, like natural persons. A company can also enter into contract, appoint एम्प्लॉयज टू अदर्स। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जो कंपनी जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि क्रिएटेड बाय लॉ है। मतलब कि ये कंपनी को जो बनाते हैं वो सीईओ जो है, फाउंडर होते हैं, फाउंडेशन होते हैं, मतलब जो फाउंडर होते हैं, है ना। देन उसमें कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वहां पे कुछ डिसीजन वगैरह लिया जाता है, फिर इन्वेस्टमेंट होती है, देन फंक्शनिंग होती है कि क्या चीज के ऊपर बिजनेस यहाँ पर जो ऑर्गेनाइज कराना है। तो ये सर, उसके बाद फिर दूसरा चीज आता है क्रिएटेड बाय लॉ, जो कि गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट बहुत ही जरूरी होता है। तो बेसिकली जो कंपनी जो रहती है वो एक लॉ से बनी हुई रहती है, और इट इज
इनविजिबल, ये एक इनविजिबल तौर पे जो है ये चलती है, और इनटेंजिबल मतलब जिसको आप छू नहीं सकते हो। कंपनी में जो है लॉ के थ्रू जो है सारी चीजें चलती है, जिसको आप देख नहीं सकते हो, टच नहीं कर सकते हो, बट आप जो है उसको महसूस कर सकते हो कि हाँ यहाँ पे पूरा चीजें ऑर्गेनाइजेशन जो है बहुत ही प्रॉपर वे से चल रही है। सो विच बिकम, जैसे लाइकली नेचुरल पर्सन अ कंपनी कैन ऑल्सो एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी एक पर्सन जो है इस कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है। अपॉइंटेड एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज लोग को अपॉइंट किया जाता है। सीयू अदर्स का मतलब होता है दूसरे लोग को जो है इल्जाम लगाया जाता है कि ये जो है गलत काम कर रहा है, या फिर डायरेक्टर जैसे होते हैं कोई कोई जो है पैसे वैसे लेके भग जाते हैं या फिर घोटाला करते हैं, तो वहां सीयू कर सकते हैं, मतलब उनके ऊपर चार्ज लगा सकते हैं बाय लॉ। देन ओन एसेट्स, अपने एसेट्स लेके आते हैं। देन परफॉर्म ऑल द मैनेजमेंट फंक्शन, और सारे जितने भी मैनेजमेंट फंक्शन है बहुत ही तरीके से जो है सिंक्रोनाइज वे में जो इसको चलाते हैं। सिंस इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, ऑल द वर्क्स आर performed by the board of directors. The company official signature, it is common seal which is generally kept under the safe custody of company secretary. ठीक है, जितना भी यहाँ पर ऑफिशियल कंपनी में अगर जो भी मान के चलो कुछ भी होता है, ऑफिशियल सिग्नेचर और कॉमन सील बहुत ही जरूरी होता है, और ये इसका देख रेख पूरा का पूरा कंपनी सेक्रेटरी के ऊपर रहता है। मतलब कंपनी सेक्रेटरी सीएस करके आप लोग आगे पढ़ोगे, सीएस करके कोर्स है कंपनी सेक्रेटरी करके, है ना। इसमें अगर आप पढ़ोगे तो आपको कंपनी सेक्रेटरी क्या क्या इसका क्या क्या करना है, उसको उसमें मीटिंग कैसे कंडक्ट कराना है, आपके कस्टडी में क्या क्या चीजें आपकी निगरानी में रहेंगी, ये सारा चीज जो है आप एक सीएस में पढ़ाई करोगे। सीएस जो है एक अलग सी पढ़ाई होती है, पता है। देन आफ्टर द बर्थ एंड डेथ ऑफ द कंपनी इज रेगुलेटेड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन, मतलब यहाँ पे कंपनी कब किस टाइम पे जो है बनी है, और ये कब जो है डिस्क्लोज हो रही है, मतलब बंद हो जा रही है, ठीक है, डिसोल्यूशन हो रही है, वाइंडिंग अप हो रही है, तो ये सारा चीज जो है इसमें लिखा रहता है। फॉर्मेशन एंड वाइंडिंग अप मेंशन इन द कंपनीज एक्ट 1956। देन आफ्टर चीफ जस्टिस मार्शल, जो मार्शल है चीफ जस्टिस, एज डिफाइंड अ कंपनी इन हिज वर्डिक्ट एज, उन्होंने अपने तरीके से जो है कंपनी को जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। जैसे जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन व्हिच इन इनविजिबल एंड इनटेंजिबल हुज एक्सिस्टेंस इज ओनली इन द आईज ऑफ लॉ। ठीक है, इसका मतलब बता रहे हैं कि एक जॉइंट कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी जो होती है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम छू नहीं सकते हैं, लेकिन हम जो है इसको आय के मतलब इसके निगरानी में मतलब जो कानून की निगरानी में जो है ये कंपनी चलती है। सो देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ कंपनी, आपने आप यहाँ पर देख रहे होगे यहाँ पे देख रहे होगे काइंड ऑफ कंपनी जो दिया हुआ है। सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन में तीन चीजें हैं, चार्टर्ड कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी एंड रजिस्टर्ड कंपनी। देन आफ्टर जो है ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी के अकॉर्डिंग देखोगे तो एक लाइबिलिटी कंपनी होती है, एक अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी होती है, मतलब एक लिमिटेड एक अनलिमिटेड। देन ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी। देन ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअलिटी, holding company, subsidiary company. On the basis of nationality, national company, foreign company and multinational company. तो सबसे पहला है on the basis of corporation. On the basis of corporation में आप देखोगे कि सबसे पहले चार्टेड कंपनी, यहाँ पे चार्टेड कंपनी किस तरीके से बनता है। सच कंपनीज आर फाउंड बाय द ग्रांट एंड रॉयल चार्टर इशूड बाय द किंग और क्वीन। चार्टेड कंपनी जो बनता है वो रॉयल तरीके से बनता है, जो कि किंग और क्वीन के निगरानी में या फिर उनके अकॉर्डिंग बनता है। मतलब चार्टर्ड कंपनी आप ज्यादातर देखोगे इंग्लैंड वगैरह में, जहाँ पर राजा महाराजाओं लोग का चलता है ना, सऊदी अरब में, देन आफ्टर इंग्लैंड में, ठीक है, यहाँ पे ब्रिटेन में, वहां पे देखोगे चार्टर्ड कंपनी सबसे ज्यादा रहता है, बिकॉज वो पूरा का पूरा किंग और क्वीन के थ्रू जो है बनाया जाता है। द पावर एंड एक्शन गवर्न बाय द चार्टर, फॉर एग्जाम्पल ईस्ट इंडिया कंपनी, बैंक ऑफ इंग्लैंड एक्सेट्रा। जैसे मैंने आप लोग को बताया, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो कहाँ की है, इंग्लैंड की है, और एक है बैंक ऑफ इंग्लैंड, ये मतलब सॉरी ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की, ब्रिटेन की है, और बैंक ऑफ इंग्लैंड जो है वो कहाँ का है, इंग्लैंड का है। सो वैसे और भी सारे कंपनीज होती हैं, जैसे कि आपका सऊदी अरब में जो जो आपका पेट्रोल डीजल का जो भी कंपनी है वो भी जो है उसी के ही अंडर में आती है, चार्टर्ड कंपनी के अकॉर्डिंग, जहाँ पे राजा महाराजा लोग का, रानियों लोग का जो है राज चलता है उस कंपनी में। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप लोग को।
Yes, ma'am. Now, B is statutory company. These companies are formed under the specially statutory act the Parliament of State Legislative. जो statutory company होती है वो कुछ ऐसे कंपनी जो बनाए जाते हैं वो स्पेशल स्टैट्यूटरी एक्ट में बनाए जाते हैं। मतलब इसका पूरा जो स्टैट्यूटरी कंपनी जो बनती है वो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव के अंदर जो है उसको बनाया जाता है। जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, हम बैंकों का बैंक है, जैसे मैंने आप लोग को बताया था। उसका जितना भी रूल्स रेगुलेशन जो भी बनता है वो गवर्नमेंट के थ्रू ही बनता है। ठीक है। देन आफ्टर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो भी कौन बनाता है, गवर्नमेंट के थ्रू ही बनता है। सेंट्रल बैंक और स्टेट बैंक जो है इसमें इन्वॉल्व होते हैं। देन IFCI, LIC, ठीक है, ये सारे के सारे गवर्नमेंट बैंक है। मतलब गवर्नमेंट का रूल्स रेगुलेशन इस पे चलता है। दिस कंपनीज आर मोस्टली public undertaking and are formed with the main object public utility। मतलब यहाँ पर सिंपल इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो उद्देश्य होता है इस कंपनी का ये होता है कि पब्लिक लोग को किस तरीके से बेनिफिट दिया जाए। LIC में जैसे आपका दिखाता है ना कि क्या बोलते हैं उसको, जीवन के बाद भी जीवन के साथ भी। इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपको एक तरीके से बेनिफिट दे रहा है। अगर आप मंथली वहां पे कुछ पैसे अगर LIC में भरते हो तो आपको क्या होगा, जीवन के बाद मतलब अगर आप डेथ हो जाते हो तो वो पैसा आपके घर वाले लोग को मिलेगा। ठीक है। अगर आप घर में एक ऐसे इंसान हो जो कि आप ही कमाते हो, ठीक है, उसके बाद कोई कमाने वाला नहीं है और आप अपना LIC करा के रखे हो तो आपको बाद में जाके मतलब अगर आपका निधन हो जाता है तो इसमें क्या होता है कि उनको वो पैसा मिलता है। ओके। तो ये पब्लिक बेनिफिट के लिए ही है, पब्लिक यूटिलिटी के लिए है। इसमें नॉट फॉर प्रॉफिट। यहाँ पे जो है ये जो सारी जो कंपनीज होती है, ये सारे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, IFCI, LIC जो है, ये लोग नॉट फॉर प्रॉफिट के तौर पे जो है काम करते हैं। उनको प्रॉफिट नहीं चाहिए रहता है। उनको जो है पर्सन लोग का जो है जो ह्यूमन बींग्स है, पब्लिक लोग है, उनके बेनिफिशियल के लिए काम करते हैं। Then after third is registered company. A registered company under the Companies Act 1956 or under any previous Companies Act are companies registered under the Companies Act. All companies are now regulated by the provision of the Companies Act 1956. For few companies, there is separate Act. For example, Banking Companies Act 1949 and Insurance Act 1938, but registration is done under Indian Company Act 1956. Indian Company Act is an applicable since 1st April 1956. Registered company का मतलब होता है कि जो कंपनी रजिस्टर्ड है 1956 के एक्ट के अंदर। ओके। कुछ कंपनियां ऐसे भी होती हैं जो कि अलग अलग ईयर के अकॉर्डिंग जो है रजिस्टर्ड होती है। जैसे बैंकिंग कंपनी जो बनती है, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया, देन बैंकिंग मतलब स्टेट बैंक हो गया, देन बड़ोदरा बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, ये किसके अंडर में आएगी, बैंकिंग कंपनी एक्ट 1949 के मतलब अंडर में आएगी। देन इंश्योरेंस जैसे LIC वगैरह होता है, ठीक है, प्रीमियम वगैरह होता है, तो ये सारे किसके एक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, इंश्योरेंस एक्ट 1938 के एक्ट के अंदर में आएगी। ओके। तो हर एक कंपनीज का अलग अलग एक्ट है कि ये इस दिन जिस साल जिस दिन बना है, ठीक है, उस नाम से जो है वो एक्ट को बना दिया जाता है। समझ में आया क्या बोल रही हूँ मैं। मान के चलो 1956 में सबसे पहला कंपनीज हमारे इंडिया में स्टैब्लिश हुआ था, ओके, इंडिया के नाम से, तो वो उसी ईयर के अकॉर्डिंग जो है वो एक्ट बनाया गया है और एक्ट में जो है बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। सेकंड आपका जो है बैंकिंग कंपनी एक्ट, वो कौन से साल में बना था, 1949 में बना था, तो इसीलिए उसको जो है उसके ईयर के अकॉर्डिंग जो है उसके अंदर रूल्स रेगुलेशन दिए हैं। देन 1938 में जो है इंश्योरेंस एक्ट बना था, जिसके जितने भी रूल्स रेगुलेशन है वो 1938 के एक्ट के अंदर में बनाया गया है, इंश्योरेंस से रिलेटेड। ओके। वैसे ही कंपनी एक्ट जो बना है वो 1 अप्रैल 1956 में बना है, जो कि कंपनीज के जितने भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं उसके ही अकॉर्डिंग होते हैं। समझ में आया यहाँ तक। Yes, ma'am. सो गए हो क्या तुम लोग, यस मैम ऐसा बोल रहे हो, No, ma'am. सुन रहे हो ना। यस मैम। Yes, ma'am.
कौन कौन है यहाँ पे? सिमरजीत सिंह है, निशा है। निशा, आर यू लिसनिंग बेटा? Yes, ma'am. ओके, समझ में आ रहा है आप लोग को ना? अगर डाउट है तो पूछ सकते हो। Yes, ma'am. कोई डाउट है? No, ma'am. ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी जो है मैं आप लोग को कल पढ़ा दूंगी, ठीक है? अभी जो है जहां तक मैंने पढ़ाया है उसको आप लोग अच्छे से रीड कर लोगे। और ये डिफरेंस बिटवीन जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी कंपनी का और कंपनी सोल ट्रेड और पार्टनरशिप का, इसका डिफरेंस बिटवीन आप लोग घर पे बैठ के भी रीड कर लो एक बार, ठीक है? Okay, ma'am. Yes, ma'am. ओके, फॉर नाउ क्लास इज ओवर। Thank you, ma'am.